हेलो एवरीवन, स्टडी विद भानु में आपका स्वागत है। हम आज अगस्त के करंट अफेयर करने जा रहे हैं। अगस्त 2025 की विज़न मैगजीन है। ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, अब पॉलिटी देखेंगे, राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ है, संविधान के लिए संविधान विधेयक 2025 लाया गया है। ये क्या है, संशोधन करने के लिए लाया गया है। संविधान संशोधन विधेयक है। कौन सा, 130वां संशोधन के लिए है। हम जब भी स्टडी करते हैं मैगज़ीन को, तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए जो सुर्खियों में क्यों है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, इसे भी पढ़ लेना चाहिए। देखो, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि लोकसभा में संविधान विधेयक को पेश किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि लोकसभा में संविधान संशोधन की विधेयक जो है उसको पेश किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही पेश किया गया है, अभी ये पारित नहीं हुआ है, सिर्फ पेश किया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या प्रावधान क्या है, ये देखते हैं। प्रावधान क्या है, ये प्रावधान इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहते उसे पद से त्याग देना होगा। क्या हो गया है, इसमें कौन शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, सीएम होते हैं, वो भी है। केंद्र और राज्य सरकार के जो भी केंद्र शासित प्रदेश में है, उन सब के लिए प्रावधान क्या है, अगर 30 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहेंगे, जेल में रहेंगे, तो उसको सीएम पद से, पीएम पद से, जो भी पद में होंगे उसको त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए क्या किया गया है ये देखते हैं। इसके लिए क्या किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होते हैं आर्टिकल 75 में, 64 में और 339 में इसमें संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, और क्या करते हैं देखते हैं। इसमें भारत संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 75 में, 164 में और 239 ए में बड़े संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। हमें एक अनुच्छेद 75 पढ़ लेना है, पॉलिटी से, लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना चाहिए, 164 भी, और इन है क्या इनमें, ये पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि इसको आप पढ़ेंगे। मैं मान के चलता हूँ आप इसको पढ़ेंगे। देखते हैं उसके बाद ये जो प्रावधान है कहाँ कहाँ, सब जगह केंद्र शासित प्रदेश में हर जगह लागू होगा। पुडुचेरी में जो होता है, पुडुचेरी जो होता है वहाँ भी लागू होगा केंद्र शासित प्रदेश। इसके लिए क्या किया गया, अलग प्रावधान किया गया है। केंद्र शासित विधेयक 2025 इसी के लिए लाया गया है। प्रावधान पुडुचेरी में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, हर एक केंद्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कोई मंत्री के लिए भी होगा दिल्ली में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग विभाजित कर रहे हैं। जैसे देखो, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर के लिए भी ये लागू हो जाएगा। जो राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, मंत्री को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। इसके तहत क्या होगा, जम्मू कश्मीर वाले जो सीएम होगा, जो भी मंत्री होगा, उनको क्या उपराज्यपाल हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये विधेयक, ये सबसे पहले विधेयक अगर कहीं किसी लोकसभा में रखा जाता है तो उसे संसद के संयुक्त समिति को जांच के लिए भेजे जाते हैं, और इसको जांच के लिए भेजा गया है। ठीक है, आप संविधान संशोधन विधेयक के बारे में एक बार पॉलिटी लक्ष्मीकांत से तुरंत जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान किया गया है, इस विधेयक में क्या क्या प्रमुख प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखो, पद से हटाने का आधार क्या है, किसी को पद से हटा रहे हैं तो उसका आधार क्या है कि जो 30 दिन से अधिक गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, 30 दिन से अधिक गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए लगातार, मतलब जो ऐसा अपराध है ना, जो 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए उसको कारावास हुआ हो, अभी सिद्ध हो या मत हो, लेकिन 30 दिन के लिए लगातार गिरफ्त में है वो, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ये प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होता है, सिर्फ किसी मंत्री, सीएम, इनके लिए नहीं, पीएम के लिए भी लागू होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके तहत हटाएंगे कैसे, किसी को हटाना है, जैसे पद से हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी ये भी देखते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री को छोड़ देंगे, सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, प्रधानमंत्री से सलाह लेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह लेगा।
और 30 दिन के बाद 31वें दिन उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। अगर देखो प्रधानमंत्री जो है अगर कोई सलाह नहीं देता है, मान लो राष्ट्रपति को कोई सलाह नहीं दिया, फिर भी मंत्री जो है स्वतः 31वें दिन जो है पद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं राज्य में क्या है। राज्य कोई मंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़कर इसमें भी है ना, इस राज्यों के मंत्री के लिए क्या लागू होगा कि जो राज्यपाल जो है सेम होगा जैसे इस केंद्र में हो रहा है वैसे ही होगा कि वो भी राज्यपाल जो क्या करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, और अगर नहीं होता 31वें दिन वो खुद से पद मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तो हमें ये पॉइंट एक तो याद रख लेंगे जो प्रधानमंत्री को छोड़कर केंद्र वाला, और ये खुद याद हो जाएगा। ठीक है। अब दिल्ली में देखते हैं दिल्ली के मंत्री को कैसे होगा। दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है, इसमें याद रखना दिल्ली में राज्यपाल तो होता नहीं है, उपराज्यपाल होता है, तो यहाँ उपराज्यपाल की भूमिका नहीं है, सीधा राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़कर, मतलब मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है। उसके बाद 31वें दिन वो अगर नहीं मानते, सलाह नहीं देगा कोई मुख्यमंत्री, तो 31वें दिन खुद से हो जाएगा वो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स यूपीएससी पूछता है कि दिल्ली में क्या है, क्योंकि ये तो सेम है, ये सबको पता हो जाता है, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है। यहाँ ये स्टेटमेंट दे सकते हैं राज्यों के मंत्री एवं दिल्ली के मंत्रियों को हटाया जाना एक ही प्रक्रिया के द्वारा तहत हटाया जा सकता है, या सेम प्रक्रिया के द्वारा राज्यपाल या उपराज्यपाल की सलाह से हटाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इनके लिए कैसे हैं, ये क्या दिक्कत हो रहा है। अगर ये लोग 30 दिन तक हिरासत में हैं, ठीक है, 30 दिन तक हिरासत में है तो इनके लिए क्या होगा प्रावधान। ठीक है। वो खुद अपना पद त्याग देना होगा, 31वें दिन खुद अपना देना पड़ेगा, या 31 मतलब उसके लिए कोई किसी से सलाह नहीं लेना पड़ेगा। 31वें दिन तक अपना त्याग पत्र वो खुद देगा या वो स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। ठीक है। और जब हिरासत से वापस आ जाएगा तो पुनर्नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है, फिर से बन जाएगा। मतलब मान लो 32-33वें दिन आ गया तो वो खुद वो चाहेगा तो फिर से बन जाएगा, इसकी अनुमति भी है। ये विधेयक लाया क्यों गया है, इसके पीछे तर्क ये क्या है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये तो थोड़ा प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल था, है ना, इसको मेंस में भी उपयोग करना है, लेकिन अब ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है विधेयक, इसके पीछे क्या तर्क है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है कि संवैधानिक, देखो एक तो संविधान की नैतिकता और नैतिक शासन बनाने के लिए, संविधान की नैतिकता और नैतिक शासन बनाने के लिए, ठीक है, हमें ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर याद रख भी सकते हैं और बहुत सारा याद नहीं कर सकते। यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है तो लिमिटेशंस होती हैं, तो हमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि संविधान की नैतिकता और नैतिक शासन के लिए, ठीक है। जैसे अब ये हमें याद नहीं रहेगा तो इसको छोड़ दूँ, ठीक है। ये कर सकते हैं हम, जैसे कि ये सिर्फ लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नैतिक संवैधानिक ढांचे का अंग है, नैतिक संवैधानिक ढांचे का अंग है, ये देखो अभिन्न अंग है, ठीक है। ये कर सकते हैं, इतना ही याद रखेंगे, ये मामला याद नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जन विश्वास की रक्षा के लिए कैसे, अब इसको हम खुद से इसको विस्तार करेंगे। कैसे जन विश्वास की रक्षा कैसे होगी, भ्रष्टाचार नियंत्रण, राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ मजबूत संदेश जाएगा, है ना, जनता को संदेश देना, राजनीतिक संस्थाओं पर भरोसा बढ़ाना है, ठीक है। ये अब देखते हैं एक सुशासन के लिए, सुशासन भी देखते हैं, जेल से शासन चलाना, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, जेल से शासन चलाना ये थोड़ा अजीब लगता है ना। अब देखते हैं और जैसे कि कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जेल में है तो कानूनी कमी जो है उसको दूर कैसे करेगा, वो दिक्कत जो डायरेक्ट देख रहे हैं बाहर वो अलग मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, है ना। अब उसके बाद देखते हैं अन्य कर्मचारी के साथ निष्पक्षता, अन्य कर्मचारियों के साथ भी निष्पक्षता होना चाहिए, क्या मंत्री कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और देखते हैं कि ये लोग जो अब सीएम पीएम इनको अगर हिरासत में ले लिया गया है और अगर सभाएं चल रही है, जैसे जो विधानसभा चल रहा है, लोकसभा चल रहे हैं, तो इनकी मौजूदगी इम्पोर्टेंट होता है। तो इनकी हिरासत में लेने से मतलब ही क्या है, अगर 3-3 महीने तक तो
दो तीन तीन बार तो 3 बार तो बैठक होती है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सब में होते रहते हैं। तो हिरासत में लेने का फ़ायदा ही क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। अब देखते हैं, अब इसके विपक्ष, पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। अब विपक्ष में तरह क्या है कि क्या हो सकता है, इसको राजनीतिक हथियार बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, है ना, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, जैसे भ्रष्टाचार में फंसा दिए, है ना। अभी जैसे किसका हुआ था दिल्ली में, सबको पता है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि वो कुछ सही किया गलत किया, वो अलग मैटर है, लेकिन दिल्ली में हुआ था कि वो जेल में भी थे वहाँ के सीएम, और वो सीएम पद संभाले भी हुए थे, ठीक है। अब देखते हैं, निर्दोष माने जाने के सिद्ध, ये क्या हो जाता है कि अगर विपक्ष में क्या हो जाता है कि अगर वो निर्दोष निकला तो उसे तो पद की मतलब उसे तो पद से हटाया जा रहा है, दोहरा दोहरा मतलब वो दिया जा रहा है, दोहरा दंड दिया जा रहा है, एक हिसाब से बोला जाए तो, ठीक है। ये देखो, ठीक है। और देखो जैसे कि क्या हो जाता है, दोष सिद्ध के बाद ही गिरफ्तारी हिरासत लिया जा सकता है, ये भी है। दोष सिद्ध हुआ नहीं है अभी उसके ऊपर, और आप उसको मतलब दंड दे रहे हैं, ठीक है। व्यवहार में असंगति, जैसे कि क्या हो जाता है, विधायक, सांसदों और मंत्रियों के मामले में एक विरोधाभासी स्थिति पैदा हो जाता है। क्या होता है, दोषी सिद्ध होने से मतलब कि 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिलने पर ही अयोग्य ठहराया जाएगा। ये जो एक्ट है, विधायक लोक प्रतिनिधित्व जो जनप्रतिनिधित्व एक्ट है 1951, वो क्या बोलता है कि किसी दोषी को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिलेगा तब अयोग्य ठहराना है, लेकिन ये तो उसके विपरीत दिख रहे हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखते हैं, अभी ये रिवॉल्विंग डोर की समस्या। रिवॉल्विंग डोर क्या होता है? क्या होता है, रिहाई के बाद दोबारा मंत्री की अनुमति से बार बार पद त्याग, पुनर्नियुक्ति की स्थिति बनेगी। मतलब रिवॉल्विंग डोर मतलब कि क्या होगा कि फिर बार बार मतलब कि पद संभालेगा, फिर चेंज होगा। इससे क्या होगा, राजनीतिक गतिविधि में ही केंद्रित हो जाएगा, जो सरकार है वो इन्हीं सभी में लग जाएगा, और बाकी जो होता है विकास कामों में तीव्रता नहीं होगा, धीमी हो जाएगा विकास कार्य जो है, ठीक है। कार्यपालिका का विवेक और राजनीतिकरण, ये भी देखते हैं, कार्यपालिका का विवेक और राजनीतिकरण ये क्या है, ठीक है। यही अभी जो बात के पॉइंट किए वही हो जाता है। सुरक्षा उपायों का अभाव, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम चाहे तो एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे कि ये एक बार देख सकते हैं, लोक प्रतिनिधित्व में लोकसभा की सिफारिश की थी ताकि लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके, खिलाफ अदालत में कम से कम 5 साल की कारावास दंडनीय अपराध हो, है ना। ये विपक्ष में ही तर्क है। अब लेकिन हमें क्या आगे की राह, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये भी देखते हैं, ठीक है। अंतरिम ये कह रहे हैं कि मतलब कि स्थायी रूप से ना हटा, सीधे पद से ना हटा के जो मंत्री और केवल अधिकार कामकाज अस्थायी रूप से निलंबित कर दें, कि वो छूटे, तुरंत जेल से छूटे फिर बन जाए, ठीक है। जैसे कार्यकारी प्रधानमंत्री, कार्यकारी, ये सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखना, जैसे 5 वर्षों तक कारावास की सज़ा मिलने वाले, वही वाला जो पॉइंट है वो वाला, ठीक है। एक स्वतंत्र समीक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए। आपराधिक मामलों में तेज़ी से जो मामलों की जांच होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम लाया गया है, ये काफ़ी अच्छा एक्ट है 2025 का। सुर्खियों में क्यों है ये भी देखते हैं। क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विधेयक जो होता है अभी पारित हो गया है, ये क्या हो गया, पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ये कानून कानून भी बन गया है, ठीक है। क्या होगा, ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह रोक लगाया गया है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलों को बढ़ावा देने, नियंत्रित करने का प्रावधान भी किया गया इसमें, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, एक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिससे इन चीज़ों में विनियमन किया जा सके, गेमिंग प्लेटफॉर्म में विनियमन किया जा सके, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है, संविधान के अनुच्छेद जो होता है 117 3 के तहत राष्ट्रपति के सिफारिश पर पेश किया गया था इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसकी कानूनी आवश्यकता क्यों था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम खुद से भी लिख सकते हैं। देखो, जैसे आदत और आर्थिक नुकसान हो रहा है, इससे मानसिक स्वास्थ्य, बीमार पड़ रहे हैं लोग, ठीक है। बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसका, ठीक है। और जैसे कानून में कुछ
खामियां हैं जुआ बैटिंग से रिलेटेड, तो उसको पूरा करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो जाता है। ठीक है, ई स्पोर्ट को बढ़ावा देना एक मतलब ठीक है, सकारात्मक है, लेकिन क्या होता है इसके चक्कर में जो होता है कि जो रचनात्मक जो डायरेक्ट जो हम खेल रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो कमी आ जा रहे हैं, ये भी एक दिक्कत हो जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, ऑनलाइन गेम्स जो होगा उसका विनियमन किया गया है, ये आप इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या जैसे ई स्पोर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से ई स्पोर्ट वाली जितने गेम्स हो जाते हैं वो हो जाता है। ऑनलाइन सोशल गेम्स ये भी हो जाता है। ऑनलाइन सोशल गेम्स मतलब मनोरंजन और ये सब कुछ कुछ ऐसा है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है इसके चीज़ें, ये श्रेणियाँ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हो। इसके तहत जैसे कि ई स्पोर्ट गेम्स को और कुछ मनोरंजन सीखने संपर्क को बढ़ावा देना ना देने वाले गेम्स को विंजी रम्पी ड्रीम इन लोग को जो ऑनलाइन मनी गेम्स होते हैं इन लोग पर विनियमन किया गया है। ठीक है, ये कहाँ लागू होगा, पूरा भारत देश में लागू होगा, भारत के पूरा भीतर उपलब्ध होगा, जितने भी गेम्स हैं उन पर लागू होगा। ठीक है, और क्या आप देखते हैं इसमें ये पूरी तरह से रोक भी लगा सकते हैं। ठीक है, उनसे जुड़ी सेवाओं में प्रतिबंध भी लगाया गया है। रियल मनी गेम्स भी कहा जाता है, उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अधिकार है कि गैर कानूनी प्लेटफॉर्म तक पहुंच, ब्लॉकचेन का उपयोग अधिकार भी दिया इन लोग को, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब देखते हैं मान्यता प्राप्त, हाँ जैसे ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, कई ठो जो मान्यता प्राप्त लेना हो मान्यता प्राप्त होगा, जिससे हमें विकास में अनुभव होगा, जैसे युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय जो दिशा निर्देश द्वारा जारी होगा उनसे रिलेटेड हम कर सकते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक खेलों को बढ़ावा देना है, बोला ना फिजिकल एक्टिविटी वाला ये हो जाता है। इनके लिए एक प्राधिकरण भी बनाया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर विनियमन प्राधिकरण की गठित किया जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों में बहुत सारा तय करेगा, पंजीकरण तय करेगा, पंजीकरण करेगा ये ठीक है या नहीं गेम खेलना, ये सब वो करेगा। अब जो ये सब चीज़ों को नहीं मानेगा उसके लिए अपराध और दंड में देखते हैं। कोई जैसे कोई ऐप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे तो इसके लिए अपराध दंड क्या हो जाता है, संज्ञेय और गैर जमानती किया गया है। ठीक है, जो उपलब्ध कराएगा उसको 3 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना किया गया है। ठीक है, विज्ञापन ऐसे विज्ञापन भी करे, जो विज्ञापन भी करेगा उसको 2 साल तक कैद और 50 लाख तक के जुर्माना भी किया गया है। बहुत सारे जैसे फेमस चेहरा जो होता है वो इसका विज्ञापन करते हैं, उस पर भी रोक लगाया गया है। ठीक है, और जैसे ये हो जाता है पीपीपी पर जो कारपोरेट संस्था भागीदारी है ना, सबको जवाबदेह होना चाहिए, और ये सब कुछ मॉरल एक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, और अब ठीक है, अब ये इतना इम्पोर्टेंट था। अब ये भी इम्पोर्टेंट है क्या, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कैसे विनियमन किया जा रहा है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ना पढ़े तब भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, निष्कर्ष पढ़ते हैं कि देखो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनियम अधिनियम कैसा है। ठीक है, महत्वपूर्ण ये जो हो जाता है डिजिटल परिदृश्य को आकार देने महत्वपूर्ण मिलकर साबित सिद्ध होगा। ठीक है, नागरिक जो होता है ऑनलाइन गेमिंग मनी में क्या होता है शोषणकारी प्रथाओं से बचना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको ये अच्छा अन्य एक्टिविटीज़ को अच्छे से प्रोत्साहित भी करेगा। ठीक है, मजबूत नवाचार अन्वेषण में ये तकनीकी कल्याण में क्या हो जाएगा, लोगों की भागीदारी थोड़ा सा सुनिश्चित होगा, गेमिंग वेमिंग से हटकर थोड़ा इसमें एक्टिविटी में ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय स्पोर्ट गवर्नेंस अधिनियम, ये पूरा एक्ट है। इन एक्ट ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी थोड़ा कुछ जो मेंस में जैसे क्या होता है चुनौतियां हो जाता है, इनका जो कॉजेज हो जाते हैं वो हो जाते हैं, है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है ये हो जाता है। जैसे कि ये प्रावधान इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये पूरा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ना, और वो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखते हैं राष्ट्रीय स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025, राष्ट्रीय स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 ये देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट क्या हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए, सुर्खियों में जो है वो, क्योंकि इसी से डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं, है ना। अब देखते हैं भारत में खेलों का गवर्नेंस। ठीक है, 7वीं अनुसूची है, ठीक है, जो क्या करते हैं राज्य और केंद्र के जो सूची है उनको विभाजित करते हैं। तो राज्य सूची के मतलब राज्य सूची में है जो खेल का विनियमन किसके अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट दे दे, उसमें भी खेल राज्य सूची का विषय ये दे सकते हैं।
ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ देखो मौजूद नीतियों में नीतियाँ अभी क्या क्या मौजूद नीतियाँ हैं, तो देखो राष्ट्रीय खेल नीतियाँ हैं, खेल प्रशासन सिग्नल 2007, ये सब बहुत सारे ये नीतियाँ हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय खेल नीति 2025। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले 2001 में था, अब 25 में लाया गया है। इसके तहत क्या किया गया है, कुछ स्तंभ, 5 मुख्य स्तंभ आधारित लाया गया है। ठीक है, स्तंभ 5 स्तंभ हैं, कौन कौन से आते हैं, विश्व स्तर पर उत्कृष्टता, पहला क्या होता है, विश्व स्तर पर उत्कृष्टता होना चाहिए। जो हम खेल नीति में क्या किया गया है, विश्व स्तर पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास होना चाहिए इससे, ऐसा नहीं है बस खेले जा रहे हो पैसा वैसा ना मिले, सामाजिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, उत्कृष्टता होना चाहिए, कैसे उत्कृष्ट होना चाहिए, विश्व लेवल वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, आर्थिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए। एक जन आंदोलन के रूप में खेल तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो एक जन आंदोलन खेल के रूप में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इसको ऐड ऑन कर लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन ऐसा, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रमुख विनियमन संस्थाएं कौन कौन से इससे रिलेटेड, तो देखते हैं जो ये मंत्रालय हो जाता है, यूएम कार्यक्रम मंत्रालय। ठीक है, खेल विनियमन संस्थाएं जैसे भारतीय ओलंपिक हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके मुख्य प्रावधान पर एक नज़र देखते हैं, क्या क्या प्रावधान किया गया है, इस जो एक्ट है उस पर क्या क्या प्रावधान किया गया है ये देखते हैं। ठीक है, देखो कौन सा एक्ट है, राष्ट्रीय स्पोर्ट गवर्नेंस के लिए रिलेटेड है। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या किया गया है, इसके लिए साखी निकायों की स्थापना की गई है। ठीक है, जैसे साखी निकाय कहते हैं, ओलंपिक समिति, पैरा ओलंपिक समिति। ठीक है, कुछ राष्ट्रीय खेल मंच लाया गया है, क्षेत्रीय खेल मंच, ये एकदम मस्त कॉमन है, जैसे ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, राष्ट्रीय खेल मंच और क्षेत्रीय खेल मंच, इन लोग का विकास किया गया, स्थापना किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित, अब देखते हैं राष्ट्रीय खेल बोर्ड, ये क्या हो जाता है। ठीक है, ये क्या है कि एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड भी है हमारे यहाँ। ठीक है, खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल की सबको रूप में मान्यता मिला है, इसको अधिकार देगा। ये क्या करेगा, राष्ट्रीय खेल बोर्ड इन लोग को, जो समिति होगा उसको मान्यता देगा। ठीक है, अब देखते हैं देखो ये जो राष्ट्रीय खेल निकाय जो होंगे ये क्या करेंगे, अपने जो हितधारक के लिए आचार संहिता करेंगे, नैतिक और उचित आचरण क्या है ये सबको, जो खेलों में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट होता है ना, जो डिसिप्लिन, वो सब ये लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये एक सार्वजनिक प्राधिकरण भी माना जाएगा। ठीक है, आरटीआई के अधिनियम 2005 के तहत, ऐसा नहीं है कि इस पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, केंद्र सरकार, अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, चुनावों की निगरानी, निर्वाचन, भारत ने एक व्यापक खेल कानून, भारत में व्यापक एक खेल कानून की आवश्यकता क्यों है ये देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, अभी तक खेल कानून का अभाव था थोड़ा, है ना, तो राष्ट्रीय खेल विधेयक अधिनियम जो हो ये पारित भी नहीं हो पाया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एग्जाम्पल के रूप में आप याद रख सकते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, आवश्यकता क्योंकि राष्ट्रीय एक खेल कानून का अभाव है व्यापक रूप से। ठीक है, और क्यों आवश्यकता है कि खेल कानून की आवश्यकता क्यों है, कि राष्ट्रीय खेल महासंघों में राजनेताओं का वर्चस्व है। ठीक है, राजनेताओं का वर्चस्व है। ठीक है, ठीक है, और क्या होता है, भूमिका, प्रमुख संगठन की भूमिका और जिम्मेदारी क्या है, इसमें टकराव हो जाता है, वो किसी और को मतलब भ्रम वम किसी और को कुछ और, ये सब चीज़ें में रिलेटेड कर सकते हैं। अब देखते हैं वित्त पोषण, अगर गवर्नमेंट संस्था होगा तो वित्त पोषण सही होगा। ठीक है, नीतियाँ की कमजोरी हो जाता है, क्रियान्वयन में कमजोरी हो जाता है। अब देखते हैं इसके लिए निष्कर्ष देख सकते हैं, इसमें क्या बोला गया है, जो ये एक्ट है, अधिनियम है राष्ट्रीय स्पोर्ट गवर्नेंस अधिनियम, उद्देश्य क्या है, खेल तंत्र बनाना है जो पारदर्शी और जवाबदेही और खिलाड़ी पर केंद्रित हो। ठीक है, अब देखते हैं अन्य, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब जन विश्वास, पूरा एक्ट आज पूरा जितने हैं अधिनियमों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं जन विश्वास विधेयक, प्रावधानों में संशोधन किया गया है। ठीक है, इसके लिए प्रावधान जो होता है उसमें संशोधन किया गया है। क्या हो जाता है, 2025 बिल लाया गया है। अब ये सुर्खियों, सबसे पहले बोला सुर्खियों में क्यों है ये भी पता होना चाहिए। अगर ये पता है हमें तो हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं एग्ज़ाम में, हाँ ये तो हो रहा था यार,
कहीं तो पढ़ा था, ये सब थोड़ा आइडिया हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्या होता है, हाल ही में क्या किया गया है, लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2025 पेश किया गया, संशोधन विधेयक है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, कानून के अनुपालन को सरल बनाकर, जो कानून के अनुपालन है सरल बनाना है, ठीक है। कानून को अपडेट करना है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कुछ अपराध की श्रेणियों से बाहर, कुछ ऐसा कृत्य है जिसको अपराध नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इन सब चीज़ों में कुछ कुछ सुधार करके बढ़ाना है, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग, इन सब में देखते हैं क्या है, ठीक है। अब जो ये विधेयक है, जन विश्वास अधिनियम 2023, ठीक है। अब ये आया था, उसकी सफलता को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। ये क्या था, ये क्या किया गया था, ये क्या बहुत सारे मतलब ये फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो वर्णित कृत्य अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था, बहुत सारे अपराधों को, अपराध जो कृत्य है, कार्य जो आप लोग कांड करते हैं, तो उसको कई ऐसा था जो अपराध नहीं माना जाना चाहिए था, उसको बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के टाइम से लागू था, और अंग्रेज़ों को पता है उस टाइम पे कुछ भी करो अपराध, देशभक्ति भी अपराध, ठीक है। तो उन कुछ चीज़ों को अब बाहर किया गया है, ठीक है। अब और क्या है, ये एक क्या हो जाता है, इसके तहत क्या किया गया है, सुधार धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो नियम कानून दंडानुपालन में इसको सरल और भरोसे पर आधारित व्यवस्था किया जा रहा है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। देखो, कुछ कृत्यों को जो अपराध नहीं माना चाहिए उसको बाहर किया गया है, ठीक है। जुर्माने का सरलीकरण किया गया है, ठीक। तार्किक और अनुपातिक देना चाहिए, दंड के हिसाब से देना चाहिए आपको, ठीक है। जुर्माने में स्वतः वृद्धि जैसे कि 3 साल दंड, जैसे अगर दंड बढ़ रहे हैं तो जुर्माने वृद्धि बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसे प्रक्रिया में सुधार क्या है, प्रक्रिया में क्या सुधार किया गया है, ठीक है। इसके सुधार के लिए क्या किया गया है, नट्स एंड बोल्ट्स रिफॉर्म्स, बुनियादी सुधार कहा जाते हैं। नट्स एंड बोल्ट जो होता है, नट और बोल्ट, उसमें रिफॉर्म मतलब बुनियादी सुधार बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बदलाव करके, छोटे छोटे धीरे धीरे बदलाव करने किसी नियम प्रक्रिया में, ठीक है। ये डायरेक्ट पूरा एकदम बड़े बड़े बदलावों से हट के थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बदलाव हो जाते हैं, लक्षित स्तर पर बदलाव किए जाते हैं, ठीक है। इसका महत्व आप खुद से महत्व बना सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, आर्थिक समृद्धि बनाए रखने के लिए हो जाता है, व्यापार, जीवन विज्ञान, इन चीज़ों की सुगमता के लिए, ठीक है। बाधाओं और देरी को दूर करने के लिए, पारदर्शिता के लिए, क्या लिख सकते हैं, पारदर्शिता के लिए, और क्या हो सकते हैं हम, और अपन खुद पॉइंट दे सकते हैं जैसे पारदर्शिता, ठीक है। और एक दे सकते हैं जो मिनिमम गवर्नमेंट के जो लक्ष्य है उसको और अच्छे से सुदृढ़ करने के लिए, जवाबदेहिता के लिए, ठीक है, प्रतिस्पर्धा के लिए, देखो भ्रष्टाचार आ गया ना, पारदर्शिता, ठीक है। और समस्या मानसिकता विकसित करना, ये सब बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं, देख लेंगे। ये नॉर्मल पॉइंट है, इसको हम अगर ये हमारा ये पता है हमें क्या हो रहा है, ये अच्छे से पता है, तो हम ये पता होना चाहिए, और क्या थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, फिर उसकी विशेषताएं हम खुद बता सकते हैं। और ये याद करने की ज़रूरत नहीं, ये एक रीडिंग और पता होना चाहिए, बस जागरूक होना इम्पोर्टेंट है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, चलो। प्रक्रिया के इसमें क्या सिद्धांत हम लोगों ने अपनाए थे, क्या बोले थे, जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना है, जो लक्ष्य है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है, ठीक है। और क्या है, इसके जो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढांचा, अब पहले की परिस्थितियाँ अब की परिस्थितियाँ अलग हैं, उसके अनुकूल ढांचा तैयार करना है, ठीक है। और सभी जो हितधारक है सबको इसी में शामिल करना है, जैसे सामुदायिक वन प्रबंधन, ये हो जाता है, ठीक है। और क्या करना है, जो सुधार करने की संस्कृति, धीरे धीरे समीक्षा सुधार, इसमें निरंतरता पैदा करना है, ठीक है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अब देखते हैं अब इसको कैसे किया जा सकता है। गतिशील समाज में नवाचार प्रधान अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसे सुधार धीरे धीरे और सुधार, लंबी यात्रा करना पड़ेगा इसके लिए, तकनीक को अपनाकर प्रक्रियाओं में लगातार, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट, ठीक है। संक्षिप्त सुर्खियाँ, ठीक है। ये संक्षिप्त में है, थोड़ा सा बचा हुआ है,
अब ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, व्यावसायिक और प्रतिबंधित वाक मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो व्यावसायिक और प्रतिबंधित वाक मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है, क्या होता है, व्यवसाय और प्रतिबंधित, जो व्यवसाय और कुछ चीज़ प्रतिबंध हैं, वो आप ये करके मतलब नहीं कर सकते कि मूल अधिकार है। वाक मतलब बोलने बोलने का अधिकार है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये मूल अधिकार है तो मैं बोलूँगा इसके विपरीत, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दिया है, क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, दिव्यांगजनों के बारे में असंवेदनशील चुटकुले बनाने वाले सोशल मीडिया कॉमेडियन के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान, जो अभी सब इतना सारे कॉमेडियन हो रहे थे ना, उसी के जो खिलाफ मामला हो रहा था, उसकी सुनवाई में क्या बोला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। कॉमेडियन पर ये आरोप लगाया गया है, ठीक है। देखते हैं, अब देखते हैं, अब ऑनलाइन कंटेंट पर इस पर कोई विनियमन के लिए कानूनी फ्रेमवर्क है IT एक्ट 2000, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, IT एक्ट 2000, ठीक है। इस पर ऑनलाइन कंटेंट विनियमन पर कानूनी फ्रेमवर्क दिखाता है, ठीक है। अब देखते हैं इस पर प्रमुख न्यायिक टिप्पणी क्या हो जाता है। अब क्या बोलते हैं, व्यावसायिक और प्रतिबंधित भाषण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19A जानते हैं क्या है, वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यावसायिक भाषण प्रतिबंध वाक्य, ठीक है, जो प्रतिबंध है वो नहीं हो सकता है। घृणा वाक नहीं करना है, ये भी प्रतिबंधित भाषण है, ऐसा नहीं करना है कि जाति नस्ल इन सब से रिलेटेड दो, किसी समूह खिलाफ शत्रुता हिंसा फैलाने वाला नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आर्थिक लाभ, आपको आर्थिक लाभ हो, दूसरों को घाटा होगा, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंसर की भी जवाबदारी है, जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए उनको, ठीक है। दंड, इसमें कार्यवाही के लिए भी मुआवजा और दंड के रूप में भी उपाय किया गया है, ठीक है। सोशल मीडिया दिशा निर्देश दिया गया है सोशल मीडिया को कि ये चीज़ों को तैयार किया गया है, कुछ फ्रेमवर्क दिशा निर्देश तैयार किया गया है। अब देखते हैं वाक स्वतंत्रता से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की निर्णय अभी इम्पोर्टेंट है नहीं, देखते हैं। हाँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे घृणा प्रतिबंध के लिए व्यापक पहुँच, ठीक है, ये भी मतलब क्या हो, जिम्मेदार हो जाते हैं, ये भी घृणा उना वाले, ये भी तो वाक्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है। खतरे के लिए कोई भाषण नहीं देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि लोग खतरे आपन्न हो, जैसे नेपाल में जैसे ये सब भाषण नहीं देना है, ठीक है। अब देखते हैं OCI कार्ड के नियम सख्त किए गए हैं, ये क्या होता है, रूल फॉर OCI कार्ड टाइटेंड, ये क्या है, ठीक है। देखते हैं, है ना। अब OCI मतलब क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्या है आगे देखेंगे। पहली बात, ये क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। गृह मंत्रालय ने क्या किया गया है, गृह मंत्रालय ने क्या किया है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचना जारी किया है, एक अधिसूचना जारी किया है, ठीक है। ये अधिसूचना है, ये इंपॉर्टेंट है, बस नागरिकता एक्ट के तहत अधिसूचना जारी किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो होगा पंजीकरण निम्नलिखित, क्या इनके लिए जो पंजीकरण होता है उसको कब रद्द किया, किन स्थितियों में रद्द किया जा सकता है, पहले देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। ओवरसीज, ये देखते हैं, ओवरसीज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, कोई भी विदेशी जो होता है, कोई भी विदेशी नागरिक क्या कर सकते हैं, इसमें पंजीयन के लिए पात्र हैं, विदेशी नागरिक पंजीयन के लिए पात्र हैं, भारतीय नहीं विदेशी नागरिक, ठीक है। अब और क्या है, इसके लिए पात्र हैं, क्या होना चाहिए, अब देखते हैं इसके लिए जो मानदंड हमारे लिए है वही इनके लिए भी है। 26 जनवरी 1950 के बाद, उसके बाद भारत का कभी भारत का नागरिक रहा हो 1950 के बाद का, ठीक है, या पात्र 1950 के बाद जो होता है भारत के नागरिक के लिए पात्रता रहा होगा, ठीक है। और क्या होता है 1927 के बाद भारत का हिस्सा बना हो, ठीक है, संतान जो भी हो जाता है, ये जो है ना अपनी जो आर्टिकल 3 के तहत, 3 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे, जो नागरिकता वाला है ना, आर्टिकल 2 के तहत नागरिकता 2-3 जो भी है उसके तहत जो भी है ना, उसको पढ़ लेना एक बार, उसी के लिए पंजीयन के लिए पात्र हैं वो सभी, ठीक है। तो कब इस ऐसे उनको कब रद्द किया जाएगा,
2 साल की सज़ा होगा, कम से कम 2 साल की सज़ा होगा तब रद्द कर सकते हैं। ठीक है, किसी अपराध के खिलाफ चार्जशीट दायर हो गया हो और उसे 7 साल अधिक के लिए कैद हो गया हो तो उसको रद्द कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये कब इसको संशोधन किया गया है? 2005 जो होते हैं नागरिकता अधिनियम में संशोधन के थ्रू ला दिया गया है इसको। ठीक है, अब देखते हैं। और देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना दोहरी नागरिकता नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ये कोई राजनीतिक अधिकार भी प्रदान नहीं करता कि तुम यहीं के इंडियन हो, ये सब ये प्रदान नहीं करते हैं। आधार क्या है इसका कि रद्द कर रहे हैं, क्यों रद्द कर देंगे? ठीक है, क्यों रद्द कर रहे हैं भाई, पता होना चाहिए। धोखाधड़ी एवं पंजीकरण, धोखाधड़ी से पंजीकरण कर लिया जाएगा तो ठीक है, संविधान के प्रति असंतोष प्रकट कर रहा होगा, हमारी एकता अखंडता के लिए हानिकृत हो, तब ऐसी स्थितियों में रद्द किया जा सकता है। ठीक है, इससे हमें देखो जो OCI कार्ड धारक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड धारक हैं, उनके लिए लाभ क्या हो जाते हैं? ठीक है, और आजीवन वीज़ा की सुविधा उपलब्ध हो जाती है उनको। ठीक है, बार बार जो होता है बनाने की ज़रूरत नहीं हो सकता है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आर्थिक रूप से जो शिक्षा से अनिवासित भारत, ये सब चीज़ों उन लोगों को जैसे NRI को सुविधा मिलते है वैसे इनको भी मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का पद चुनाव हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है, हो भी गया अब तक तो हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हमारे मतलब लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा देखते हैं, उपराष्ट्रपति का पद देखते हैं कैसे। ठीक है, चुनाव भी हो जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, फैक्चुअल के लिए। ठीक है, संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, कार्यकाल और रिक्ति से रिलेटेड आर्टिकल 67 ठीक है के तहत क्या किया गया है, 5 वर्ष का होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है 5 वर्ष। ठीक, थोड़ा ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये जो होता है ये इम्पोर्टेंट है। क्या इसमें स्टेटमेंट दे देगा कि राष्ट्रपति के जैसे भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराना अनिवार्य है? नहीं, पद रिक्त होने के जल्द से जल्द यथाशीघ्र चुनाव कराना चाहिए, ना कि 6 महीने। ठीक है, मतलब लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। राष्ट्रपति के लिए 6 महीने के अंतर्गत करना है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, निर्वाचक मंडल कौन कौन होंगे? ठीक है, कौन होगा? लोकसभा होगा, ठीक है, राज्यसभा के दोनों सदस्य होंगे, कौन? निर्वाचित और मनोनीत। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये किसी स्टेट PCS में आया था और काफ़ी ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन हो गया था कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य हो रहे हैं, मनोनीत निर्वाचित, है ना। राष्ट्रपति का भी इम्पोर्टेंट है, ये भी थोड़ा यूनिक है, ये लोग एकदम काफ़ी यूनिक हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब मतदान प्रणाली कैसे होता है। मतदान प्रणाली कैसे हो रहा है? आर्टिकल 66 के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत क्या हो रहे हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत हो रहे हैं। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त, एक तो गुप्त मतदान है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे 4 लोग हैं तो 4 लोग को अलग अलग, मतलब कि किसको ज़्यादा वरीयता 1 में, वरीयता 2, सबको हर एक इंसान क्या करेगा, जैसे मैं अगर सांसद हूँ लोकसभा का, तो मैं क्या करूँगा, वरीयता 1 में जैसे किसी का नाम है, उसके बाद किसको देखना पसंद करूँगा, उसके बाद तीसरा, ऐसे करके। ठीक है, अगर वरीयता 1 वाले वरीयता 1 में अगर ज़्यादा होगा 50% से अधिक तो वो जीत जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं चुनाव कौन कराया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराया है। ठीक है, योग्यता और पात्र क्या होता है? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की योग्यता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, प्रक्रिया कैसे होते हैं, इसके लिए क्या नामांकन कब दिया गया? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए इसके लिए। ठीक है, और जो 15,000 रुपये इसके लिए जमानत राशि भी देना पड़ता है। 20 लोग जाएंगे आपके साथ, प्रस्ताव देंगे, हाँ ये होगा, अनुमोदन देंगे, हाँ इसको बनाना है, और फिर 15,000 आप जमा करेंगे। ठीक है, ये अब इसके बाद मतदान कहाँ होगा? संसद भवन में होता है, संसद भवन में होता है। ठीक है, एक इसके लिए क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया?
विशेष पेन का उपयोग करते हैं। पहली वरीयता का वोट देना अनिवार्य हो जाता है। पहली वरीयता का वोट देना, ऐसा नहीं है कि आप सीधे दूसरा तीसरा देखो, पहला भी देखना है, ठीक है। इसी इलेक्शन कमीशन जो होता है ECI जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर बनाएगा, ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में, ठीक है। चुनाव में अनुपालन के प्रमुख सुरक्षा उपाय क्या होते हैं? पार्टी व्हिप की अनुमति नहीं होती है। व्हिप की अनुमति नहीं है कि आप किसी भी को वोट दे सकते। व्हिप में मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, अपने लोगों को बताता है कि इसे वोट देना है और उसे देना पड़ता है, इसमें नहीं है, ठीक है। गोपनीयता का उल्लंघन या अनधिकृत पिन का उपयोग नहीं, गोपनीयता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, और जो पिन दे रहा है उसी चीज़ का उपयोग करना है आपको, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत घूसखोरी, ये सब चीज़ों का चुनौती जो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये क्या है? अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। कैबिनेट ने केंद्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता योजना के लिए मंजूरी दी है, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके सहायता अनुदान के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है। देखो इस योजना के तहत क्या किया गया है, 2025-26 से 28-29 तक 4 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ठीक है, 500 करोड़ प्रति वर्ष के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के तहत कार्यान्वयन, ये इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी हो जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा? उद्देश्य क्या हो जाता है? ऋणों का वितरण करना, ठीक है, परियोजना के कार्यान्वयन में की निगरानी करना, ऋण की वसूली करना, ये सब इनका काम हो जाता है, ठीक है। अब प्रदान किए जाने वाले ऋण में निम्नलिखित क्या क्या ऋण देखते हैं, कैसा ऋण, क्या क्या ऋण देगा वो? एक तो दीर्घकालिक ऋण देगा, कार्यशील पूंजी के लिए निर्माण के लिए ऋण देगा, ठीक है। और क्या चीज़ के लिए दे सकता है? ये विवेकाधीन अनुदान के तहत, संविधान के तहत, ये सब हो जाता है संवैधानिक अनुदान के तहत। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। कब स्थापना कब हुआ था? 1963 में। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक अधिनियम के तहत हुआ था। मतलब ये क्या है? संवैधानिक निगम है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। संवैधानिक मतलब संविधान में लिखा होगा, ये नहीं है, सांविधिक है, मतलब एक्ट द्वारा हुआ है, ठीक है। ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? सहकारिता मंत्रालय। यही 3 फैक्ट मिल गए, एक अधिनियम के तहत हो रहा है, ये सांविधिक नियम है, सहकारिता मंत्रालय हो जाता है, कार्य क्षेत्र का विस्तार, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रबंधन कैसे हो रहा है, ठीक है। एक सामान्य परिषद द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है, ठीक है, जो 12 सदस्यीय प्रबंधन बोर्ड हो जाता है, 12 सदस्य का प्रबंधन बोर्ड है, ठीक है। ये हो गया, हम लोग आज पॉलिटिक कंप्लीट कर लिए। कल परसों जब भी 1-2 दिनों में इंटरनेशनल रिलेशन भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।